नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा खगोलिकी पिंडों की व्याख्या करेंगे। आज हम लोग खगोलिकी पिंड क्या, कौन कौन से खगोलिकी पिंड होते हैं और उनके आज हम उनके अंदर के बारे में जानेंगे। क्या क्या होता है खगोलिकी पिंड के बारे में हम बहुत अच्छे से आज जानेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूट्रॉन तारा के बारे में बताया था। न्यूट्रॉन तारा का बताया था। यानी न्यूट्रॉन तारा का अगर हम संधिविच्छेद करते हैं तो होता है न्यूट्रॉन प्लस तारा, यानी न्यूट्रॉन धन तारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं वह तारा जिसका निर्माण किससे हुआ हो, वह तारा जिसका निर्माण न्यूट्रॉन से हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग न्यूट्रॉन तारा कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन तारा बनता कैसे है। अब याद रखिएगा, जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद में जो तारे का कुछ हिस्सा बच जाता है, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद में जो तारों का कुछ हिस्सा बच जाता है, उस हिस्से में क्या होता है, उस हिस्से में क्या होता है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। जब घनत्व ज़्यादा होगा तो न्यूट्रॉन क्या होगा, बहुत तेज़ी से चक्कर लगाने लगेंगे, जिससे क्या होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। अब ये न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा से क्या होता है, रेडियो तरंगें क्या होती हैं, निरंतर क्या होती है, निकलती रहती है। याद रखिएगा फिर से, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद में जो तारों का कुछ हिस्सा बच जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से जो है गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। अब न्यूट्रॉन तारा पल्सर तारा से क्या होता है, निरंतर क्या होता है, जो है रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं। इसे ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर हम लोग ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक होल को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कृष्ण विवर। ब्लैक होल को ही हम लोग बोलते हैं कृष्ण विवर। यानी बात करेंगे आज हम लोग ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल को हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण विवर कहते हैं। अब देखिए, इसको देखिए, अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होने के कारण, याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए, अंतरिक्ष में वह स्थान जिसका गुरुत्वाकर्षण को जी हम लिख दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में वह स्थान जिसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और कोई भी वस्तु यहाँ से पलायन नहीं कर सकती। पहले जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से पहला पॉइंट क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, और कोई भी वस्तु, ये 2 नंबर है, कोई वस्तु पलायन नहीं हो सकती। मतलब समझिएगा, अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण वहां से कोई भी वस्तु पलायन नहीं कर सकती है या कोई प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं परिभाषा आप लोगों को, जिसको इससे समझ में आ रहा है ऐसे लिख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में वह स्थान जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु वहां से पलायन नहीं कर पाती। मतलब अगर उस जगह पे कोई भी वस्तु पहुंच जाएगी तो वहां से इधर उधर नहीं जा सकती, मतलब वहां से जा नहीं सकती, केवल उस स्थान में क्या हो जाएगी, उस स्थान के अंदर चली जाएगी। तो वहां से कोई भी वस्तु पलायन नहीं कर सकती है और वहां से प्रकाश का भी परावर्तन नहीं होता। अर्थात मतलब प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, मतलब अगर प्रकाश वहां तक जाएगा तो वहां से लौट के प्रकाश वापस
नहीं आ पाएगा। ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे स्थान को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल कहते हैं, या हम लोग कृष्ण विवर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई हम कैसे मान लें कि ये ब्लैक होल ऐसे ही होगा। अब बात करते हैं कि हम कैसे मान लें कि ब्लैक होल है। तो अब इसकी पुष्टि के बारे में बात करेंगे, इसकी पुष्टि। अब इसकी पुष्टि कैसे हुई है, अब याद रखिएगा। अब कैसे पता चलेंगे कि ब्लैक होल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणें जहाँ पर विचलित होती, जब भी प्रकाश की किरणें विचलित होने लगती हैं, जब भी प्रकाश की किरणें विचलित होने लगती हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, ब्लैक होल है। मतलब समझिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु, कोई प्रकाश यहाँ से जा रहा है, जाते जाते क्या होता है, विचलित होने लगती है, मतलब हिलने डुलने लगती हैं, मतलब अंदर होने लगती हैं। तब हम कहते हैं कि ब्लैक होल क्या है, यहीं पर ब्लैक होल स्थित है। लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें विचलित होने लगती हैं, तब हम कहते हैं क्या, तब हम कहते हैं कि ये ब्लैक होल है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, अब निर्माण के बारे में जान लेते हैं। निर्माण के बारे में जानते हैं, जब तारे की मृत्यु होती है और तारे का द्रव्यमान क्या होता है, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है। मतलब समझिए, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, जब तारे की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जब तारे की मृत्यु होती है और जब तारे का द्रव्यमान क्या होगा, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा, तब क्या होता है, तब क्या होता है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसकी एक कंडीशन है, ये भी है, जब जो है तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/3 होता है, तब क्या होगा, तब जो है ब्लैक होल जरूर बनेगा। फिर से देख लीजिए इसके बारे में। तारों की जब मृत्यु होती है, तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा। मतलब क्या है, जब तारे की मृत्यु होगी, और मृत्यु जब हो रही हो तारे की, तो तारे का द्रव्यमान क्या है, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा। तब क्या होता है, तो संभावना होती है कृष्ण विवर बनने की या ब्लैक होल बनने की, क्या होती है, संभावना होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, तारे का द्रव्यमान क्या होता है, सूर्य के द्रव्यमान के 1/3 हो। मतलब समझिएगा, सूर्य के द्रव्यमान से 1/3 हो तो क्या होगा, तो कृष्ण विवर या ब्लैक होल बनेगा ही बनेगा। मतलब समझिएगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/3 होगा तो जरूर बनेगा, तो कृष्ण विवर क्या होता है, कृष्ण विवर बनेगा ही बनेगा। इसमें कोई कोई भी जो है त्रुटि नहीं है। मतलब अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/3 होगा तो कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है कि जो है ब्लैक होल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब देखो, जहां पर अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जिसका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ से प्रकाश भी परावर्तित नहीं हो पाता है, वहाँ से कोई भी वस्तु पलायन भी नहीं कर पाती है। ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे स्थान को हम लोग कृष्ण विवर नाम देते हैं, ऐसे स्थान को हम लोग कृष्ण विवर कहते हैं। और इसकी पुष्टि कैसे होती है, ठीक है, इसकी पुष्टि कैसे होती है, जब भी प्रकाश की किरणें, कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ कृष्ण विवर कहाँ पे है या ब्लैक होल कहाँ पे है, तो इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग करते हैं कि कोई भी जहाँ पे मान लीजिए प्रकाश की किरण जा रही है और जहाँ पे प्रकाश की किरण जाते जाते विचलित हो जाएगी, उसी जगह को हम लोग क्या मान लेते हैं, उसी जगह को हम लोग कहते हैं यहीं पर कृष्ण विवर होगा। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है कि कृष्ण विवर की जगह पर जो है प्रकाश भी परावर्तित नहीं हो पाता, मतलब प्रकाश भी विचलित होने लगता है। ठीक है, निर्माण की बात कर लेते हैं। तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा, तब क्या होता है, तब जो है कृष्ण विवर का निर्माण होता है या ब्लैक होल का निर्माण होता है। या फिर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होगा, तब भी क्या होता है, तब भी जो है
कृष्ण विवर का निर्माण कंपलसरी है कि कृष्ण विवर का निर्माण होगा ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कृष्ण विवर के बारे में पहली जानकारी किसने दी थी, तो आइंस्टीन ने दी थी। याद रखिएगा, कृष्ण विवर के बारे में अगर पहली जानकारी किसने दी थी तो आइंस्टीन ने दी थी। और बात कर लेते हैं इसके जो है नाम किसने रखा था, जॉन व्हीलर ने इनका नाम रखा था। कृष्ण विवर का नाम देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, कृष्ण विवर। अब बात कर लेते हैं जानकारी किसने दी, आइंस्टीन ने दी थी। और नाम किसने रखा, नाम रखा जॉन व्हीलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कृष्ण विवर की जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो आपको बताना है आइंस्टीन ने दी थी। अब बात कर लेते हैं कृष्ण विवर का नाम किसने रखा, तो कृष्ण विवर का नाम रखा है जो है जॉन व्हीलर ने इस कृष्ण विवर का नाम दिया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र किसे कहते हैं, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को। याद रखिएगा, निश्चित आकृति में अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कृष्ण विवर नक्षत्र किसे कहते हैं। अब याद रखिएगा, नक्षत्र के बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को, मतलब एक निश्चित आकृति होगी, उस आकृति में जो व्यवस्थित हो तारों का समूह होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। याद रखिएगा, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। याद रखिएगा, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाएगा, नक्षत्र कहा जाएगा। अगर बात कर ली जाए नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा नक्षत्र की कुल संख्या के बारे में बात कर ली जाए, एक मिनट रुकिएगा, नक्षत्र की कुल संख्या के बारे में बात कर ली जाए, कुल संख्या, इसकी कुल संख्या होती है 27 यानी 27। अगर नक्षत्र की कुल संख्या की बात कर ली जाए तो नक्षत्र की कुल संख्या होती है 27, लेकिन भारतीय मुनियों के अनुसार क्या है, भारतीय मुनियों के अनुसार नक्षत्र की कुल संख्या होती है 28। लिख लीजिएगा, भारतीय मुनियों के अनुसार, भारतीय मुनियों के, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, विशाल भाई या कॉलोनी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, भारतीय मुनि के अनुसार जो नक्षत्रों की संख्या होती है ये 28 होती है। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप लोगों को 27 लिखना है। अगर पूछ लिया जाए भारतीयों के अकॉर्डिंग या भारतीय मुनियों के अनुसार मिलाकर कितनी संख्या होती है, तो होती है 28 होती है। अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक नक्षत्र का क्या आ रहा है, एक नक्षत्र का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक नक्षत्र ज्यादा आ रहा है। अब उस नक्षत्र का भारतीय मुनियों ने नाम भी रख दिया था, नाम भी बता दिया था कि ये नाम है, नाम भी बता दिया था कि ये नाम है इसका। तो नाम क्या बताया था, अभिजीत नाम बताया था, अभिजीत। जो 28वां नक्षत्र है उसका नाम भारतीय मुनियों ने क्या बताया था, उसका नाम भारतीय मुनियों ने बताया था, अभिजीत बताया था। ठीक है, फिर से एक बार, नक्षत्र किसे कहते हैं, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इसकी कुल संख्या की बात कर ली जाए तो 27 होती है, लेकिन भारतीय मुनियों के अनुसार इसकी कुल संख्या क्या होती है, 28 होती है। जो एक तारा नक्षत्र बढ़ा उसका नाम क्या भारतीय मुनियों ने बताया, उसका नाम बताया कि ये जो है अभिजीत नक्षत्र है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल,
अब बात कर लेते हैं नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर तारे पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर तारे पाए जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर नक्षत्र मंडल भी पाया जाता है। मतलब जो तारे हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर तारे होते हैं, तारे हैं अर्थात पृथ्वी के चारों ओर नक्षत्र मंडल पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल क्या होगा? नक्षत्र मंडल पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र दिवस कितने घंटे का होता है? तो याद रखिएगा 23 घंटे 56 मिनट को, क्या 23 घंटे 56 मिनट का क्या होता है? नक्षत्र दिवस होता है। याद रखिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलो देख लीजिए, नक्षत्र दिवस ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। नक्षत्र दिवस की बात कर ली जाए, 23 घंटे 56 मिनट को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। 23 घंटे 56 मिनट को हम लोग क्या कहते हैं? 23 घंटे 56 मिनट को हम लोग नक्षत्र दिवस कहते हैं। अब बात कर ली जाए तारामंडल की, इसके बाद तारामंडल की बात कर ली जाए। तारामंडल हम लोग किसे कहते हैं? तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? जो हमारा आकाश है, यानी हमारे आसमान में जो सुंदर तारों की आकृति के माध्यम से जो है एक समूह तैयार किया था। मतलब जो आकृति, मतलब मान लीजिए तारे बहुत हैं, हमारे आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन जिन तारों की आकृति सुंदर होगी, जो अच्छे दिखेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे तारे, उन अच्छे तारों का क्या कर लिया जाता है? एक जो है समूह तैयार कर लिया जाता है। उन अच्छे तारों का एक समूह तैयार कर लिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। याद रखिएगा, आकाश में सुंदर तारों सुंदर आकृति के तारों का एक समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं नक्षत्र, जिसे हम लोग कहते हैं तारामंडल कहते हैं। याद रखिएगा, आकाश में क्या होता है? सुंदर आकृति के तारों का क्या होता है? समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं तारामंडल कहते हैं। अब बात कर ली जाए तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? तो तारामंडल की कुल संख्या के बारे में बात कर ली जाए, तो तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है 88 होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ध्रुव तारा की। फिर से देख लीजिए एक बार, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं। तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल मतलब आकाश में निश्चित आकृति के या सुंदर आकृति के तारों का एक समूह बना लिया जाता है, तारों का एक समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की कुल संख्या की बात कर ली जाए, तो तारामंडल की कुल संख्या होती है, तारामंडल की कुल संख्या होती है 88 होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ध्रुव तारा की। ध्रुव तारा की बात कर लेते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर, जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के ऊपरी वाले छोर को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले छोर को हम लोग क्या कहते हैं? जो है दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर होने की वजह से यह उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है हमारा, ये क्या होता है? ये उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर होने की वजह से क्या होता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए।
उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर होने के कारण हमें उत्तर दिशा में दिखाई देता है। मतलब समझिएगा कि क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी ये है, एक मिनट रुक जाइए, जैसे ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी ये जो उत्तरी ध्रुव है, इस ध्रुव के ठीक ऊपर क्या होगा, ठीक ऊपर होगा हमारा ध्रुव तारा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें उत्तरी ध्रुव तारा क्या होता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं जो उत्तरी ध्रुव तारा है, जो ध्रुव तारा है, ये किस तारामंडल का हिस्सा है। अब तारामंडल हमने बताया कितने होते हैं, तारामंडल होते हैं 88। तो अब बात कर ली जाए इन 88 तारामंडल में से ध्रुव तारा किस तारामंडल का हिस्सा है, तो ग्रेट बियर, यानी आप देखिए जो लोग आजकल लोग क्या करते हैं, बियर पीते हैं, तो उसी को बियर से याद रखिए। जो ध्रुव तारा है हमारा, ये क्या है, बियर तारामंडल का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, नोट है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कभी कभी अभी तक पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, क्या है, ध्रुव तारा ग्रेट बियर तारामंडल का क्या है, तारामंडल का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं धूमकेतु की। धूमकेतु की बात करते हैं। तो धूमकेतु क्या होता है, याद रखिएगा, धूमकेतु का निर्माण किससे होता है, या धूमकेतु का निर्माण किससे होता है, धूल कण होते हैं, बर्फ होती है, और क्या होती है, गैस के मिश्रण को, मतलब क्या मत समझिएगा, धूल कण, गैस और बर्फ के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से धूमकेतु किसे कहते हैं, याद रखिएगा, धूल कण, बर्फ प्लस गैस, इन तीनों चीजों के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं धूमकेतु। इन तीनों चीजों के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धूमकेतु आकर्षण शक्ति के कारण, यानी सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, एक मिनट रुकिएगा, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, यह जो है पिंड के रूप में होता है। मतलब क्या है, इसमें इतनी आकर्षण शक्ति होती है, कि यह क्या है, ये जो है पिंड के रूप में दिखाई देता है। याद रखिएगा, आकर्षण शक्ति के कारण ये क्या होता है, ये पिंड के रूप में दिखता है, पिंड के रूप में दिखता है। मतलब क्या है, इस धूमकेतु में इतनी ज़्यादा आकर्षण शक्ति होती है कि क्या होता है, ये पिंड के रूप में दिखाई देते हैं। अब जब कभी क्या होता है, जब कभी ये जो धूमकेतु है, जब कभी धूमकेतु सूर्य के पास आ जाते हैं, याद रखिएगा, जब कभी सूर्य के पास आ जाते हैं या सूर्य के चारों तरफ जो है परवलयाकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए ये धूमकेतु है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार में क्या करते हैं, परवलयाकार में ये धूमकेतु यहाँ पे क्या कर रहा है, धूमकेतु यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। जब कभी चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, धूमकेतु जब कभी चक्कर लगाते लगाते धूमकेतु क्या होता है, सूर्य के निकट पहुंच जाता है, सूर्य के पास में पहुंच जाता है, तब क्या होता है, तब इसमें क्या होता है, जो है ये गर्म होने के कारण इसमें क्या लगती है, इसमें
आग लग जाती है, आग जलने लगते हैं या आग लग जाती है। समझिएगा, जब कभी क्या होता है परवलयाकार में चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य के पास में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं धूमकेतु, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, ये इसमें इन धूमकेतु में आग लग जाती है, या ये धूमकेतु क्या होते हैं, जलने लगते हैं। तब क्या होता है, जब ये देखिए जलने लगेंगे, जिससे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे धूमकेतु है, सूर्य अपने इनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये क्या हो रहे हैं, ये जल रहे हैं। जब ये इधर बढ़ेंगे तो इनकी आग किधर जाएगी, आग इसकी पीछे की तरफ जाएगी। तो यानी क्या है, ये इनकी जो आग है वो पीछे की तरफ क्या होती है, फुवारा मारने लगती है। याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए, जलने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, गैस के फुहारे निकलने लगते हैं। मतलब समझिएगा फिर से, जब कोई पिंड जो है, मान लीजिए ये चीज़ कोई जल रही है, अगर हम इसको ऐसे करके, मान लीजिए मोबाइल जो है हमारा मोबाइल है, किसी का मोबाइल है, उसको जब आप फेंकोगे, अगर उसमें आग लगा दोगे, आग लगा फेंकोगे, तो आगे आग किधर निकलेगी, आग की लपटें क्या होंगी, पीछे की तरफ आएंगे। मोबाइल ऐसे जा रहा है, लपटें पीछे जाएंगी। उसी से प्रकार होता है, जब ये सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो क्या होता है, इनमें जो है गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद जलने लगते हैं, जलने के बाद क्या होता है, पीछे की तरफ फुहारे निकलने लगती हैं। जब फुहारे निकलने लगती है तो यह क्या होता है, पूंछ जैसी संरचना बन जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। समझिएगा, जब फिर आप लोग जान लीजिए, इस चीज़ को लिख लीजिएगा अपने आप, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखना को जा रहा है, ठीक है। देखिएगा, जब कभी सूर्य के निकट क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, जब कभी सूर्य के निकट क्या होता है, जो है ये धूमकेतु आ जाता है, तब क्या होता है, तब जो है ये गर्म हो जाता है, धूमकेतु गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण ये क्या होता है, जलने लगता है। जलने के कारण ये क्या होता है, इसके पीछे की तरफ फुहारें निकलने लगती हैं, एक पूंछ की तरह संरचना बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सबसे कम समय में हमारे पृथ्वी के निकट से कौन सा पुच्छल तारा गुजरता है। तो याद रखिएगा, हैली जो पुच्छल तारा है, हैली पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष में, हैली पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष में पृथ्वी के निकट से गुजरता है। यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, हैली पुच्छल तारा, जो हैली पुच्छल तारा है, ये प्रति 76 वर्ष में क्या होता है, ये पृथ्वी के निकट से गुजरता है। दिख रहा है यहां पे, पृथ्वी के निकट से गुजरता है। मतलब पूछ लेता है सबसे कम समय में पृथ्वी के निकट से कौन सा पुच्छल तारा गुजरता है। तो याद रखिएगा, हैली पुच्छल तारा है, ये प्रति 76 वर्ष में पृथ्वी के निकट से गुजरता है। सबसे कम समय में यही गुजरता है, मतलब 76 वर्ष से पहले कोई भी पुच्छल तारा पृथ्वी के पास से नहीं गुजरता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धूमकेतु के भाग की बात कर लेते हैं। तो धूमकेतु के क्या होता है, धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। ठीक है, धूमकेतु के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाभि होता है, कोमा होता है और पुच्छ होता है। नाभि, कोमा और पुच्छ होता है, नाभि, कोमा और पुच्छ होता है। देख लीजिए, धूमकेतु के भाग के बारे में बात कर लेते हैं। भाग, तो इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होता है। पहला होता है नाभि, दूसरा होता है कोमा और तीसरा होता है पुच्छ। ये इसके क्या होते हैं, ये इसके 3 भाग होते हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्य भाग। नाभि, कोमा होता है मुख्य भाग। अब मुख्य भाग को, इसको नाभि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी भाग बोलते हैं, और कोमा को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य भाग बोलते हैं, और पुच्छ को हम लोग शीर्ष भाग बोलते हैं। नाभि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी भाग, इसको क्या बोलते हैं, मध्य भाग। नाभि को हम लोग बोलते हैं स्थायी भाग, और कोमा को हम लोग बोलते हैं मध्य भाग, और जो है हम लोग पुच्छ को बोलते हैं शीर्ष भाग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
शीर्ष भाग बोलते हैं। और जो सबसे मुख्य पार्ट होता है इसका नाम, जो हमारा पुच्छल तारा है, इसका धूमकेतु है, सॉरी, इसका जो सबसे मुख्य भाग होता है, उस मुख्य भाग हम लोग होता है स्थायी भाग को मुख्य होता है, या ये सबसे मुख्य भाग होता है। अब बात कर लेते हैं ये किन किन चीज़ों के मिश्रण से बने होते हैं। अब याद रखिएगा, धूल, बर्फ और क्या होता है, गैसों को मिलाकर क्या बना होता है, स्थायी भाग बना होता है। धूल, बर्फ प्लस गैस, धूल, बर्फ और गैस को मिला के क्या बना होता है, हमारा स्थायी भाग बना होता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस को मिला के, जल प्लस CO2 प्लस गैस को मिला के क्या बना होता है, हमारा मध्य भाग बना होता है। मतलब समझिएगा, जो अगर पूछ लिया जाए नाभि या स्थायी भाग किससे मिलकर बना होता है, धूल, गैस और बर्फ से मिलकर क्या होता है, नाभि बना होता है। पूछ लिया जाए कोमा या मध्य भाग कैसे बना होता है, जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, गैसों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा मध्य भाग बना होता है। अब बात कर ली जाए शीर्ष भाग में केवल और केवल क्या होती है, केवल और केवल गैस होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, धूमकेतु किसे कहते हैं, धूमकेतु जो है हमारे धूल, बर्फ और गैस करके मिलकर क्या होता है, धूमकेतु का निर्माण होता है। धूल जो है धूल, बर्फ और गैस के कारण इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इनमें इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, आकर्षण शक्ति होती है, जिससे क्या होता है, ये एक पिंड के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जब ये धूमकेतु क्या होता है, जब ये धूमकेतु क्या होता है, सूर्य के चारों ओर परवलयाकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब कभी ये धूमकेतु सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं। जब कभी धूमकेतु सूर्य के नज़दीक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। भाई कोई भी चीज़ अगर सूर्य के नज़दीक पहुंच जाएगी तो गर्म तो हो ही जाएगी। तो ये धूमकेतु भी पहुंचे सूर्य के नज़दीक तो क्या हो गया, धूमकेतु गर्म हो गए। जब ये धूमकेतु गर्म हो गए तो क्या हो गया, इनमें आग लग गई, ये जलना शुरू कर दिए। जब ये जलना शुरू किए तो जब जलना शुरू किए तो क्या होता है, इनके पीछे की तरफ क्या होता है, एक फुहार टाइप की निकलने लगी। मतलब मान लीजिए धूमकेतु है, ये क्या होने लगे, ये जलने लगे। जलते जलते क्या होता है, इनकी तरफ पीछे की तरफ क्या होते, फुहार निकलने लगी। फुहार जो है क्या होता है, फुहार निकलने लगी या पूंछ जैसी संरचना बन गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी के निकट से सबसे कम समय में पृथ्वी के निकट से कौन सा पुच्छल तारा गुजरता है, तो याद रखिएगा हैली पुच्छल तारा है, जो पृथ्वी के निकट से प्रति 76 वर्ष में निकलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धूमकेतु के भाग की। धूमकेतु के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है नाभि, जिसे हम लोग स्थायी भाग कहते हैं, या मुख्य भाग होता है, या किससे, धूल, बर्फ और गैस से मिलकर बना होता है। दूसरी बात कर लेते हैं कोमा या मध्य भाग होता है, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 और इससे गैस से मिलकर बना होता है। तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग पुच्छकी या जो है शीर्ष भाग होता है, ये किससे बना होता है, ये गैस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये तो बात रही इनकी। अब इसके बाद जो बात करनी है, हमें क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करनी है, उसके बाद हमें उल्का के बारे में बात करनी है। ये 2 खगोलीय पिंड रह गए हैं, इनको हम अगले वीडियो में क्या कर लेंगे, इनको हम अगले वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए इसको अगले वीडियो में जो है इसको